चलिए दोस्तों, प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं और प्रोसेस कॉस्टिंग में थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग एक्चुअली कहाँ यूज होती है, क्या ये है ना। तो पहली बात है, इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, कहाँ यूज होती है, वेयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर रिजल्ट फ्रॉम सीरीज ऑफ प्रोसेसेस और ऑपरेशंस। मतलब ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर कोई प्रोडक्ट बनता है बहुत सारी प्रोसेस से पास होकर, ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम, प्लास्टिक बैग्स, टॉयज वगैरह वगैरह, है ना। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कई सारे काम है जो प्रोसेस में ही होते हैं। वेयर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज क्वांटिटीज। इन्होंने बोला कि केवल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ही बनते हैं और वो भी लार्ज क्वांटिटी में, वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग का मेथड लगता है। ऐसा क्यों सर? एक्चुअली क्या होता है, दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो होते हैं कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, मतलब कस्टमर ने बोला कि हमें कोई प्रोडक्ट ऐसा चाहिए, जैसे आपको गिफ्ट बनवाना है किसी स्पेशल को देने के लिए, तो गिफ्ट आप बताओगे कि आपको कैसा चाहिए, है ना, तो वो कस्टमाइज हो गया। लेकिन यहां पर बोला कि स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट ही बनते हैं, मतलब हम कस्टमर नहीं बताएगा हमें कि उसको क्या चाहिए, हम अपने हिसाब से जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बाजार में इंडस्ट्री में चलते हैं वही बनाएंगे। जैसे पॉली बैग्स हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, तो अब ऐसा थोड़ी कि कस्टमर से पूछेंगे कि बताओ कैसा बैग चाहिए, हर कस्टमर के लिए अलग अलग बैग बनाएंगे, ऐसा नहीं है ना। कॉमन है, टॉयज बनाते हैं तो कॉमन है सबके लिए, तो ऐसे केस में हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज कर सकते हैं ना। सिंपल शब्दों में जहां पर काम प्रोसेस में होता है बहुत सारी, वहां पर ये मेथड यूज होती है। दूसरी बात, प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट ही बनते हैं, स्पेसिफिकली किसी कस्टमर के लिए नहीं बनते, है ना। ओके, यूज की बात कर लें, क्या लिखा है, क्यों यूज करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग को, ताकि हम अलग अलग प्रोसेस पर कंट्रोल कर सकें, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल एट ईच स्टेज और प्रोसेस, हर प्रोसेस पर हम कंट्रोल जमा सकें। जैसे हमारे यहाँ काम 3 प्रोसेस में होता है, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं तीनों प्रोसेस का खर्चा जोड़ के उसमें सेलिंग प्राइस जोड़ के और कस्टमर को भेज दें, ठीक है, चल जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि प्रोसेस 2 में कुछ गड़बड़ हो रहा हो, तो ओवरऑल कॉस्ट तो बढ़ ही जाएगी, और बड़ी किसकी वजह से, प्रोसेस 2 की वजह से बढ़ी है। तो हो सकता है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो तीनों प्रोसेस के एम्प्लॉय को चिल्ला रहा है, उनको डांट रहा है, बोले यार ये क्या है, तुम लोगों ने कॉस्ट बढ़वा दी, पहली बार तो कम थी, जबकि गलती केवल किसने करी है, प्रोसेस 2 वालों ने करी। तो अगर हम अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, तो जो प्रोसेस वाला गलती करेगा, जो डिपार्टमेंट वाला गलती करेगा, हम उसको क्या करेंगे, या तो हटा देंगे, या उसको हम वार्निंग देंगे, या उससे कहेंगे भाई कॉस्ट कम करो, ऐसा कुछ, है ना। तो हर अलग अलग प्रोसेस पर, हर अलग अलग स्टेज पर हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, इसलिए हम अलग अलग प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अ सेपरेट प्रोसेस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच प्रोसेस, वही बात है, ठीक है। फिर बात करते हैं फॉर्मेट की, जो कि बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, पर्टिकुलर, यूनिट्स और अमाउंट। पर्टिकुलर्स में जो भी आइटम का खर्चा होगा वो लिखेंगे, कितनी यूनिट हमने इनपुट करी वो यहां आ जाएंगी, और उसका अमाउंट क्या है वो आ जाएगा, लेबर का अमाउंट आ जाएगा, ओवरहेड का अमाउंट आ जाएगा, और अमाउंट होंगे तो वो भी यहां पर आ जाएंगे। फिर नॉर्मल लॉस कुछ हुआ होगा तो उसकी यूनिट यहां आ जाएंगी, नॉर्मल लॉस जिस रेट से बिकेगा वो अमाउंट यहां आ जाएगा। फिर रही बात एबनॉर्मल लॉस और प्रोसेस 2, मतलब जो अगली प्रोसेस में जाएगा, तो इनकी यूनिट्स यहां आ जाएंगी और इनके अमाउंट्स यहां आ जाएंगे, ठीक बात है। इसको मैं अभी डिटेल में नहीं समझा सकता हूं, कारण है कि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तभी इसको हम समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे बनता है ये, है ना। ये एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि कैसे हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना होता है, ठीक बात है। अब जो मेन थिंग है वो मैं पहले समझा देता हूं आपको, जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ने वाली है। लॉस, लॉस क्या होता है, ठीक है। तो लॉस का सिंपल मतलब ये कि भाई जो भी यूनिट आपने इनपुट करी है उसमें से कुछ यूनिट लॉस्ट हो गई, खराब हो गई, है ना, तो वो लॉस हो गया। लॉस होता है 2 टाइप का, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल होता है, मतलब आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो होना ही है। किसी वस्तु का नेचर ही ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो लॉस होना ही है, जैसे पेट्रोलियम है ना। तो नॉर्मल लॉस मतलब अनअवॉइडेबल लॉस, जो सभी को होता है। ये लॉस सबके यहां होना है, अगर आप पेट्रोलियम के बिजनेस में हो तो ये लॉस तो जायज है, और इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको कस्टमर पे चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो अगर हर बार ही होना है, हमेशा ही होना है, तो ठीक है, कस्टमर पे चार्ज कर दो, कोई इशू नहीं है। पर अगर एबनॉर्मल लॉस है तो इसका मतलब हुआ ये अवॉइडेबल लॉस है, जो मिस्टेक करेगा ओनली उसी को लॉस होगा। मतलब ये एक ऐसा लॉस है कि भाई जैसे मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में चोरी हो गई, तो मेरी गलती थी कि मैंने सेफगार्ड्स प्रॉपर नहीं लगाया, इसलिए चोरी हो गई।
तो एबनॉर्मल लॉस मतलब जो आपकी गलती से होगा वो लॉस है एबनॉर्मल लॉस। आप चाहते तो सेफगार्ड लगाकर इसे रोक सकते थे, ठीक है। और इसलिए इस लॉस को कौन बियर करेगा? हमेशा एंटिटी बियर करती है इस लॉस को, ठीक है। आप इस लॉस को कस्टमर पे चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लॉस केवल आपको हुआ है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो किसी कस्टमर से कि हमारे यहाँ तो कुछ यूनिट चोरी हो गई थी तो उसका जो नुकसान है वो भी हम तुम पे चार्ज कर देते हैं, और उससे ज्यादा प्राइस मांगोगे वो कस्टमर कहीं और चला जाएगा, क्योंकि सबके यहाँ तो चोरी हुई नहीं होगी, वहां जाके वो अपने सही रेट पर खरीद लेगा माल, है ना। ओके, इसी बात को और एक्सप्लेन करता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से। जब भी हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो उसका तरीका क्या होगा? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट्स। यही फॉर्मूला हमें पूरे चैप्टर में लगाना है। ये क्या है क्या बताना चाहता है समझ लेते, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। टोटल कॉस्ट है आपकी 10,000 रुपया, ठीक है। मान लीजिए टोटल यूनिट्स जो आप इनपुट करने वाले हैं वो है 1000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस है 10%, मतलब नॉर्मली इंडस्ट्री में क्या होता है 10% लॉस हो जाता है ना। नेचर ऑफ प्रोडक्ट ही ऐसा है ना। हालांकि ये जो परसेंट है एस्टिमेटेड होता है, जरूरी नहीं कि 10 ही होगा, 9, 10, 11 ऐसे चलता रहता है, पर एक एवरेज जो है वो 10 है ना। और जो भी नॉर्मल लॉस या जो भी लॉस होगा उसका स्क्रैप है वो 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिक जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब समझते हैं केस बाय केस। केस नंबर 1, मान लीजिए आपको एक्चुअल लॉस हो गया 120 यूनिट। तो होना क्या था आपके हिसाब से, आप खुद ही बताओ। 10,000 यूनिट का कितना परसेंट? 10,000 यूनिट का 10% कितना आना था? 100 यूनिट्स। लेकिन लॉस कितना हो गया एक्चुअल में? 120 यूनिट का लॉस हो गया है। अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनना। 10,000 रुपये का खर्चा हुआ, ठीक है, और 100 यूनिट का लॉस जो होना ही था, है ना। तो 10,000 यूनिट माइनस 100 यूनिट जो लॉस हुआ है उसको 1 रुपये के हिसाब से आप बेच दोगे। ये कहां से आया? 100 रुपये। 100 यूनिट जो आपको नॉर्मल लॉस होना था इनटू ₹1, तो आ गया ₹100। तो ये हो गया नॉर्मल लॉस का स्क्रैप, ये हो गई टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में से नॉर्मल लॉस का स्क्रैप हटा दिया और टोटल यूनिट्स में से नॉर्मल लॉस की यूनिट्स हमने घटा दी, तो ये आ गया 11 रुपये पर यूनिट। आपने ध्यान दिया, मैंने केवल नॉर्मल लॉस का ही स्क्रैप घटाया है, नॉर्मल लॉस की ही यूनिट घटाई। मैंने एबनॉर्मल लॉस पर कोई चर्चा नहीं की, एबनॉर्मल लॉस को इग्नोर कर दिया मैंने। तो सर यही वाला सही क्यों है? ये जो 11 रुपये निकाला है यही पूरी दुनिया क्यों करती है? कुछ और क्यों नहीं करती? कुछ अलग हो सकता था, जैसे कि भाई हम क्या करते, 10,000 रुपये का खर्चा है और हकीकत में 120 यूनिट लॉस्ट हुई है, तो 1 रुपये के हिसाब से बिक जाएंगी, तो उनका स्क्रैप आ जाएगा 120 रुपया। तो 10,000 रुपये में से 120 रुपये हटा दो। 1,000 यूनिट इनपुट करी थी और सही में लॉस हुआ 120 यूनिट। अगर हम ऐसा करके निकालें, मतलब हम नॉर्मल लॉस, पहले केस में हमने यहाँ क्या करा है, केवल नॉर्मल लॉस का स्क्रैप घटाया था, नॉर्मल लॉस की यूनिट घटाई थी। जबकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं इस वाले केस में, एबनॉर्मल लॉस का मतलब पूरा जो एक्चुअल लॉस हुआ उसका स्क्रैप घटा रहे हैं और पूरा ही यूनिट्स घटा रहे हैं। तो ये आ रहा है 11.22। आपने ध्यान दिया, जैसे ही मैंने एबनॉर्मल लॉस को भी घटा दिया, देखो ना 120 यूनिट कहां से आया हुआ, 100 यूनिट तो होना ही था और 120 यूनिट का एक्स्ट्रा हो गया, दोनों लॉस मैंने घटा दिए। तो ये आ रहा है 11.22। मतलब आपकी कॉस्ट अब ज्यादा आ रही है, क्योंकि आपसे कोई गलती हुई थी, आपकी गलती की वजह से 20 यूनिट का नुकसान हो गया था, कहीं ना कहीं वो भी आपने क्या कर दिया है, बची हुई यूनिट्स का चार्ज कर दिया है, इसलिए ये कॉस्ट है जो ज्यादा आ रही है। अब जब आप कस्टमर को बेचने जाएंगे तो देखना, जैसे मान लो आप 10% प्रॉफिट पर बेचते हैं, तो जिसने ऐसे कॉस्ट निकाली होगी वो क्या करेगा, यहाँ 10% जोड़ेगा और जो भी सेलिंग प्राइस आएगी उस पर वो कस्टमर को बेचेगा, और ये भी यही करेगा, 10% प्रॉफिट जोड़कर और सेलिंग प्राइस निकाल देगा। आप देखना इसकी सेलिंग प्राइस ज्यादा आएगी। तो जब ये वाला पर्सन बेचने जाएगा कस्टमर को तो ये ज्यादा सेलिंग प्राइस बताएगा, तो कस्टमर लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहेगा पूरी इंडस्ट्री में तो यही चल रहा है, ये तो केवल तुम्हारे यहाँ लॉस हुआ है, तुम्हारा मैटर है, तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारा लॉस हो गया। समझ पा रहे हैं आप? तो कभी भी एबनॉर्मल लॉस को कस्टमर पे चार्ज नहीं करना है। अगर आप करोगे तो आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी, लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे दूसरे सेलर के पास, ठीक है। ओके, तो ये हो गया केस बन जब आपको एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा हुआ था। अच्छा, यहां से एक बात और सीखने में आ गई कि जब भी आपको लॉस जो होगा, जो आपका एक्चुअल लॉस होगा, वो नॉर्मल लॉस से जो कि 100 यूनिट था, जो होना ही था हमें, उससे ज्यादा होगा। देखो 120 यूनिट हो गया, तो ये जो 20 यूनिट एक्स्ट्रा होगा इसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस से ज्यादा लॉस एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस से कम लॉस एबनॉर्मल गेन। देखो कैसे, एक्चुअल लॉस कितना है 80 यूनिट केस नंबर 2 में, अपन इसको केस नंबर 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका केस नंबर 2।
एक्चुअल लॉस अब आपको केवल 80 यूनिट ही हुआ, जबकि होना कितना था 100 यूनिट। आपने मेहनत करी, खूब मेहनत करी, बहुत सावधानी बरती, तो दुनिया को 100 यूनिट का लॉस होता है, आपको 80 का ही हुआ। तब भी आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो वैसे ही निकाल गई। आपने ध्यान दिया, अभी भी कॉस्ट पर यूनिट 11 ही आ रही है, पहली भी 11, अभी भी 11, पहली भी 11, अभी भी 11। ठीक बात है। मतलब हमने क्या करा, हमने अभी भी टोटल कॉस्ट में से नॉर्मल लॉस का ही स्क्रैप घटाया, जबकि नॉर्मल लॉस देखो ये 100 कहां से आया, 100 यूनिट इंटू 1 रुपया, जबकि हकीकत में तो 80 यूनिट का लॉस हुआ, तो 80 यूनिट 1 रुपये के हिसाब से 80 रुपये आना था, लेकिन हमने ऐसा नहीं करा है। ठीक बात है। और यूनिट्स में भी 1000 यूनिट माइनस 100 यूनिट, जबकि हकीकत में लॉस 80 यूनिट का ही हुआ है, लेकिन हमने ऐसा नहीं करा। मतलब ये कि कॉस्ट किसी भी एबनॉर्मल चीज से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट हमेशा एक ही तरीके से निकाली जाएगी ताकि बार बार सेलिंग प्राइस चेंज ना हो। अब कोई ऐसे भी कर सकता था, कहता देखो 10,000 की कॉस्ट थी और 80 यूनिट का लॉस हुआ, 1 रुपये के हिसाब से बिकेगा तो 80 रुपये का लॉस हो गया, और 1000 यूनिट थी और लॉस तो 80 यूनिट का ही हुआ है, तो आपकी कॉस्ट जाएगी 10 रुपये 78 पैसे। अब देखना कुछ लोग क्या करेंगे, 11 में 10% जोड़कर बेचेंगे बाजार में, और ये इंसान क्या करेगा 10% जोड़कर यहां बेचेगा, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, ये तो कम हो जाएगी। तो सेलिंग प्राइस कम हो गई तो फायदा किसको मिला, कस्टमर को मिला। तो भाई साहब मेहनत आपने करी, कस्टमर को फायदा क्यों दे रहे हो, समझ रहे हैं आप। जैसे जब एबनॉर्मल लॉस हुआ तो आपने बियर किया था कि नहीं किया था, आपने कस्टमर पे चार्ज नहीं किया था ना, तो आज फायदा हुआ है तो फायदा भी किसको मिलना चाहिए, आपको ही मिलना चाहिए ना। तो आप तो वही कॉस्ट रखो जो हर बार आनी है। और चलो मान लो आपने ऐसा कर भी दिया ये सेकंड वाला जिसमें ये आ रहा है, तो एक बार आप फायदा दोगे, अगली बार नहीं दोगे, कस्टमर फिर नाराज हो जाएगा। तो ऐसे हर 2 दिन में थोड़ी ना प्राइस चेंज होगी, है ना। तो हमेशा कॉस्टिंग होती है नॉर्मल, जो नॉर्मली हर बार होना है वही आपको हर बार करना है। एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन से कभी कॉस्ट पर यूनिट अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो देखो सिखाना ये चाहता था कि हर केस में कॉस्ट पर यूनिट 11 ही आएगी, चाहे नॉर्मल लॉस से ज्यादा लॉस हो जाए, चाहे नॉर्मल लॉस से कम लॉस हो। अगर आपको डाउट हो तो आप वीडियो को फिर से आराम से सुनना, फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ओके।